बच्चों, ये 2021 346 एफयू सेट का छठा वीडियो है। इससे पहले मैं इसके 5 भाग बना चुका हूँ। अगर आप उन 5 भागों को देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। 5 भाग में पिछले 5 भाग में हम जो है 4 रा तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम 5 का को हल करेंगे। और हम आपको बता देते हैं, ये जो 5 का प्रश्न है ये खंड दा का भाग है, जिसका मूल्यांकन 3 अंक के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसके प्रश्नों का उत्तर हम 3 अंकों को ध्यान में रखकर करेंगे और उसी प्रकार से इसका आंसर देंगे कि जिससे कि हमारा ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो इसमें हम देखते हैं कि 5 का जो प्रश्न है, इस 5 का प्रश्न में कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 3 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 5 × 10⁻⁻6 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक छोटा सा इसमें न्यूमेरिकल भी लगा है और पूछा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा एक ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने की थी। और मैं मैक्सवेल को बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक मानता हूँ कि इन्होंने जो है केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर हमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिकल्पना दी। मैक्सवेल ने अपने गणितीय सूत्रों से सिद्ध किया कि जब किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति की धारा बढ़ती या है या घटती है, मतलब बदलती है, तो उस परिपथ के चारों ओर के माध्यम में ऊर्जा जो है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ने लगती है। इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इन्होंने मैक्सवेल ने क्या किया था, कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं किया था। इन्होंने जो केवल मैथमेटिकल इक्वेशंस से इस बात को सिद्ध किया था कि अगर किसी परिपथ में कोई वैद्युत धारा तीव्र आवृत्ति से बदलेगी, चाहे घटे या बढ़े, तो माध्यम में चारों तरफ तरंगे संचरित होती हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है। ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर जो है वो चलने लगती है। इन्हीं तरंगों को हमने क्या कहा था, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो हमने इसका जो आंसर दिया है वो 3 नंबर के हिसाब से दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर क्या है इसका, कि ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये इसमें जो है, जब वैद्युत धारा जो है उच्च आवृत्ति से बदलती है तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र भी बहुत तेज़ी से बदलता है। तो इस चित्र में हमें वही दिखाया गया है कि पहले ऊपर के लिए ये एक वाई एक्सिस पे जो है विद्युत क्षेत्र है और जेड एक्सिस पे चुंबकीय क्षेत्र है। फिर अगली बार में जो है दिशा बदल जाती है, बाई एक्सिस पे जो है वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, जेड एक्सिस पे जो है वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस तरह से जो है माध्यम में ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। ये जो होती है तरंग संचरण की दिशा होती है। तरंग संचरण की दिशा, तरंग जो है वो इधर संचरित होती है। तो इसमें जो ये माध्यम के कणों का जो कंपन होता है या ऊर्जा जब संचरित होती है, तो ये जो तरंगे होती हैं इनमें तरंग संचरण की दिशा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का विलक्षण गुण भी है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें जो है पूछा गया था कि 3 अभिलक्षण लिखिए।
तो हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण लिखे हैं। पहला क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं वो निर्वात में प्रकाश यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। इसीलिए प्रकाश तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहा जाता है। और प्रकाश के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत भी दिया था, ये भी मैक्सवेल ने दिया था। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई आवेश त्वरित होगा तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और बौद्धिक वैद्युत क्षेत्र तेजी से परिवर्तित होगा, और चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहले हम परिभाषा देख चुके हैं कि ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन तरंगों के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये याद रखिएगा, जैसे कि जो भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनके आगमन के लिए या संचरण के लिए जो है हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जो प्रकाश होता है वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और आपको मालूम है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में वायुमंडल के बाद जो है कोई माध्यम नहीं है, फिर भी जो है प्रकाश तरंगे जो है हमारे तक आ जाती हैं, पृथ्वी तक आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी में एक न्यूमेरिकल भी था। उस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया था कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर है 5 × 10⁻⁻6 मीटर। तो हमें मालूम है कि बी बराबर होता है न्यू लैम्डा, जहाँ बी होता है वेग, न्यू होता है आवृत्ति, और लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य। तो अगर हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। तो प्रकाश का वेग होता है तो सी, तो हमने लिख दिया यहाँ सी। और आवृत्ति हो गई न्यू, लैम्डा, तो न्यू बराबर हो गया C/लैम्डा। सी का मान कितना है, 3 × 10⁸ लैम्डा का मान प्रश्न में दे रखा है 5 × 10⁻⁻6। तो जब हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी लगा लिया। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है हल्के हल्के ये पूरा का पूरा डेरिवेशन और पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार सकते हैं और परीक्षा में इसका रिवीजन कर सकते हैं परीक्षा के समय, जिससे कि इसमें कम समय में जो है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत कायदे से इस तरह से लिखा है कि आपके नंबर भी ना कटें और आपको पूरे आपके नंबर भी ना कटें और आपका जो है टाइम भी कम लगे। इस तरह से मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। और मैंने अब सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार से लिखे हैं कि आपके नंबर भी ना कटें और आपका ज़्यादा टाइम भी बर्बाद ना हो। तो इस तरह से आप जो है इस वीडियो को पॉज करके जो है सारे प्रश्नों के उत्तर जो है लिख सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए। अब ये सिलेबस में हमारे नहीं है तो हम इसको हल नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विवर्तन का अर्थ समझाइए। किसी पतली झिर्री से प्राप्त प्रकाश के विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण वक्र बनाइए। झिर्री की चौड़ाई दुगनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई एवं तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बेटा प्रश्न जो है 2026 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार करें। ये 2026 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में तो यहीं पे पूछा गया है इसी पेपर में, और ये 5 नंबर में भी आ सकता है। और 5 नंबर में सबसे ज़्यादा इस बार प्रोबेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। तो इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर तैयार करिए। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसलिए हमने इसका जो है आंसर लिख रखा है जो हम आपको अभी दिखाते हैं। और बच्चों एक बात और है कि ये जो मैंने इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दिया है, ये प्रश्न 3 नंबर के हिसाब से मैंने उत्तर दिया है। और मैं जल्द ही इसके 5 नंबर के हिसाब से 5 नंबर में कितना लिखना है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा।
इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप प्रश्न को तैयार कर सकें। तो आइए देखिए, मैंने जो है विवर्तन की क्या परिभाषा यहाँ पे लिखी, विवर्तन को कैसे समझाया है। तो मैंने केवल यहाँ पे विवर्तन की परिभाषा लिखी है, आप चाहें तो विवर्तन का चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चित्र आपको बना के दिखा दूंगा, इस विवर्तन का चित्र कैसे बनता है। तो विवर्तन की परिभाषा क्या है, या फिर विवर्तन को आप समझना चाहें और उसका चित्र बनाना चाहें तो मैं चित्र आपको बना के दिखा सकता हूँ। तो विवर्तन का इसमें चित्र भी आप बना दीजिएगा। तो विवर्तन के लिए क्या होता है कि जैसे ही मान लेते हैं कि कोई भी एक सिंगल स्लिट रखी है इस तरह से, ठीक है, इस स्लिट में यहाँ से पीछे से कहीं से प्रकाश आ रहा है और इस पे गिरता है। ये चित्र आप लोग बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम इसके सामने एक स्क्रीन रखते हैं तो होना क्या चाहिए था कि हमको अभी तक मालूम था कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है, ये बात हमें मालूम थी। ठीक है, तो जब इस पे प्रकाश तरंगे आके गिरती हैं तो जो प्रकाश सरल रेखा में चलता, तो प्रकाश यहाँ से जाके यहाँ तक टकराता, यहाँ से प्रकाश तरंग जाती और यहाँ जाती और हमें जो है इस क्षेत्र में उजाला दिखाई देता। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे खुला हुआ है, ये जो है यहाँ पर क्या है, खुला हुआ है। इस तरह से आप चित्र बना कर दिखा सकते हैं। इसे हम सिंगल स्लिट बोलते हैं, एकल झिर्री हिंदी में, इंग्लिश में सेट सिंगल स्लिट बोलते हैं। तो ये सिंगल स्लिट है ए बी। तो होता क्या है कि यहाँ तो उजाला होगा क्योंकि प्रकाश यहाँ कैसे आके यहाँ गिरेगा, ये तो हमें मालूम है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि इसके ऊपर यहाँ और इसके नीचे यहाँ, यहाँ पर भी हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये जो सिंगल स्लिट है, एकल झिर्री है, इसके किनारे से प्रकाश जो है वो मुड़ जाता है, इस तरह से बेंड हो जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार इस किनारे से भी क्या होता है, प्रकाश जो है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो हमें ये जो रीजन था ए, ये रीजन जो था सी डी, यहाँ तो प्रकाश मिलता, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश सीधा यहाँ से आएगा, यहाँ गिरेगा, कि यहाँ से आएगा, यहाँ गिरेगा, तो ये तो हमारा चमकदार रीजन होनी चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसके डी के ऊपर और सी के नीचे भी हमें कुछ प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती थी या होती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कॉर्नर से प्रकाश की किरण मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। मतलब परिभाषा क्या बनेगी, जब प्रकाश किसी छिद्र से या किसी अवरोध पे पड़ता है तो उसके तीक्ष्ण किनारों से थोड़ा बहुत या थोड़ा मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, जब आप इस वीडियो को देखें तो इस प्रश्न को बनाइएगा, इस चित्र को इस प्रश्न में के उत्तर में बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल मैंने जो है बाकी सारा लिखा हुआ है, पहले तो मैं विवर्तन की आपको परिभाषा दिखा देता हूँ। क्या लिखा है कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया था कि ये स्लिट ए बी है और इस स्लिट ए बी का जो ये किनारा है, यहाँ से प्रकाश इधर मुड़ गया और यहाँ से प्रकाश इधर मुड़ गया। ये फिगर आप बना के दिखा दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, फिर विवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त यह है कि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 10 यानी मीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। 6000 एंगस्ट्रॉम, या मतलब हमेशा वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, तो जो उसकी कोटि होती है वो 10 होती है। ठीक है, तो जो किनारा है उस किनारे की मोटाई, जो अवरोध है
उस अवरोध की मोटाई भी जो है वो एंगस्ट्राम में ही होनी चाहिए, मतलब अवरोध बहुत पतला होना चाहिए। ये नहीं कि अवरोध बहुत मोटा हो तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन की घटना नहीं होगी। ठीक है। फिर इसके बाद इसी प्रश्न में कह रहा है कि विवर्तन प्रारूप में तीव्रता तीव्रता विकिरण वक्र बनाइए। तो ये तीव्रता विकिरण वक्र है। इधर हमने जो है ये जो तरंगे मुड़ी हैं, ये जो तरंगे मुड़ी हैं, इन तरंग ये तरंगे जो मुड़ी हैं, ये कितना मुड़ी हैं, थीटा, और ये क्या हुई हैं, थीटा। तो इनका इसमें जो ऊर्जा वितरण होता है, उस ऊर्जा वितरण को मैंने यहाँ पे दिखाया। ये इसका जो है ग्राफ आता है, और इसका जो है डिटेल वीडियो जब मैं बताऊंगा तो ये बताऊंगा कि ये ग्राफ कैसे आया है और ये वैल्यूज़ कैसे लिखी गई हैं। अभी आपको केवल अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए उसमें लिखना कैसे है, उसके लिए आप इस वीडियो को समझ लीजिए। फिर इसी में अगला प्रश्न दे रहा है कि जो है अगर फ्रिंज की जो चौड़ाई, इसे फ्रिंज बोलते हैं, सॉरी स्लिट, स्लिट की चौड़ाई, ये स्लिट होती है, इसकी चौड़ाई हमने ले रखी है ई, इसकी चौड़ाई हमने कितनी ले रखी है, ई। कह रहा है कि अगर स्लिट की चौड़ाई दोगुनी कर दें तो इसमें जो फ्रिंजेस बनेंगी उस फ्रिंजेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि उनकी तीव्रता पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो विवर्तन में फ्रिंजेस बनती हैं, फ्रिंजेस की चौड़ाई जो होती है वो बीटा बराबर होती है 2DF/A, ई, मतलब ई जो है वो फ्रिंज इसकी स्लिट की चौड़ाई होती है ए बी की। तो हमें यहाँ से 2DF तो हमारा कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो बीटा प्रोपोर्शनल होती 1/E के, मतलब स्लिट की चौड़ाई से। स्लिट की चौड़ाई ये हो गई। ठीक है। तो हमारा विवर्तन में जो बनी फ्रिंजेस की चौड़ाई होती है वो होती है बीटा इज इक्वल टू 1/E, जहाँ ई झिल्ली स्लिट की चौड़ाई है। ठीक है। अब हमको दिया जाता है कि बताया गया है कि जो स्लिट की चौड़ाई है वो पहले से दुगनी हो जाती है, मतलब स्लिट की चौड़ाई E2 जो है वो क्या हो जाती है, 2E1 हो जाती है। स्लिट की चौड़ाई जो है वो दुगनी हो जाती है, मतलब ई पहले E1 थी, अब कितनी हो गई, E2। तो E2 बराबर कितना है, 2E1 है। ठीक है। अब हमने यही फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, बीटा प्रोपोर्शनल 1/E, तो हमने लिखा बीटा 2/बीटा 1। तो अब आपको मालूम है कि बीटा प्रोपोर्शनल है 1/E, मतलब उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन है तो यहाँ अगर बीटा 2/बीटा 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा E1/E2। ठीक है। अगर बीटा प्रोपोर्शनल ई होता, सीधा 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 क्या होता, बीटा प्रोपोर्शनल ई, तो ये B2/B1 बराबर हो जाता E2/E1। लेकिन यहाँ उल्टा रिलेशन चल रहा है, इन्वर्स रिलेशन है, तो ये हो जाएगा बीटा 2/बीटा 1 बराबर E1/E2। E1 बीटा 2/B1, ये तो ऐसे लिख दिया, और ये E1 ऐसे लिख दिया, और E2 का मान लिख दिया हमने 2E1, तो E1 E1 कट गया। ठीक है बच्चों, E1 E1 कट गया, तो ये हमारा आ गया 1/2। अब इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो हमारा बीटा 2 बराबर आ गया 2/बीटा 1। मतलब जब हम ये जो स्लिट थी, इस स्लिट की चौड़ाई को दुगना कर देते हैं तो हमारी ये जो फ्रिंज बनती है, डिफ्रैक्शन फ्रिंज बनती है, इसकी चौड़ाई भी दुगनी हो जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ये 1 मिनट, मैंने क्या किया, बीटा तिरछी गुणाकर 2/बीटा 2, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, नहीं सही है, बीटा 1 इज इक्वल टू 2 बीटा, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई भी हमारी क्या हो गई है, दुगनी हो गई है। पहले से जो फ्रिंज थी अब वो हमारी चौड़ी बन गई है जब हमने स्लिट की चौड़ाई को बढ़ा दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः स्लिट की चौड़ाई दोगुनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है बच्चों, बीटा 2/बीटा 1 बराबर ये हो गया, ये कट गया, तो हम तिरछी गुणा करेंगे तो बीटा 1, सॉरी यहाँ पे हम ये बीटा 1 होगा और ये बीटा 2 होगा। तो अगर हम यहाँ से बीटा 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा बीटा 1/2। मतलब अब जो है हमारी फ्रिंज की चौड़ाई आधी रह गई है। ठीक है।
क्या हुआ, अब जब हमने इस स्लिट की मोटाई को डबल कर दिया तो हमारी जो फ्रिंजेस यहाँ बन रही थी उन फ्रिंजेस की चौड़ाई आधी रह जाती है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, अतः स्लिट की चौड़ाई दोगुनी करने पर फ्रिंजेस की चौड़ाई आधी हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब इसमें तीव्रता में बता रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये पहले से ही जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आई प्रोपोर्शनल होती ए स्क्वायर, जहाँ ए जो है वो तरंग का आयाम होता है। ये हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है। और पीछे जो है व्यतिकरण में भी पढ़ चुके हैं। व्यतिकरण में भी हमें बताया जाता है कि तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। हम जानते हैं कि जो आयाम होता है वो इस स्लिट की ये जो स्लिट है इसकी चौड़ाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो तरंगे यहाँ से निकल के जाएंगी उनका जो आयाम है वो आयाम जो है इस स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने पर बढ़ेगा। मतलब आयाम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा ई के। तो अगर हमारा तीव्रता आई प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो जाहिर सी बात तीव्रता आई प्रोपोर्शनल होगा ई स्क्वायर के भी, क्योंकि ए और ई दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो हमने ए की जगह पे यहाँ क्या लिख दिया, ई लिख दिया। तो यही मैंने यहाँ पे किया है कि हम जानते हैं ए प्रोपोर्शनल ई। ठीक है। आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, तो आई प्रोपोर्शनल होगा ई स्क्वायर भी। अब हमने क्या किया, फिर से ई टू बटे ई वन लगाया। तो ई टू बटे ई वन जब हम नहीं लगाते हैं तो हमें पता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। तो हमारा आई टू बटे आई वन क्या हो जाएगा, ई टू बटे ई वन। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा था, प्रश्न में दे रखा था कि जो ई टू है वो ई वन का दुगना है। मतलब जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो डबल हो जाती है। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, ई टू का मान रख दिया, ई वन भाग कर दिया। तो ये बचा आई टू, और हम इसको इधर ले गए तो ये दो दो का हो गया स्क्वायर, तो ये दो दूना चार। तो आई टू बराबर हो गया 4I1। और नीचे आप लिख देंगे, अतः फ्रिंज की वो स्लिट की चौड़ाई दोगुनी करने पर फ्रिंज की तीव्रता 4 गुनी हो जाती है। तो आप ऐसे भी याद रखें इस बात को कि अगर फ्रिंज की चौड़ाई आप स्लिट की चौड़ाई आप बढ़ाकर 2 गुनी करेंगे तो जो फ्रिंज की तीव्रता है वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई 2 गुनी करेंगे तो जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी जो चौड़ाई है वो आधी रह जाएगी। ये दो मुख्य बातें हैं। ठीक है। आज जो है ये दो प्रश्न ही करते हैं क्योंकि 20-22 मिनट का पहले से वीडियो हो गया है। अगला प्रश्न समझाएंगे तो और हो जाएगा टाइम, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो जल्दी बच्चे देखते नहीं हैं, तो यहीं पे रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।